सभी दोस्तों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम मगध का उत्कर्ष 16 महाजन पद हम पढ़ चुके थे। उस सबसे पहले हमने देखा कि मगध पर किस किस का शासन रहा। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछला तुम भूल जाओ, आगे बढ़ते रहे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मगध है उस पर सबसे पहले शासन रहा था हर्यक वंश का। सबसे पहले हर्यक वंश का, फिर शिशुनाग वंश का, और फिर आया तीसरे नंबर पर नंद वंश। तो हम देखते हैं हर्यक वंश में प्रमुख 4 शासक हुए थे: बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन एवं नागदशरथ। ये बिंबिसार है जो प्रमुख, इसका जो स्थापक है वो माना जाता है। नहीं तो इससे पहले भी एक बृहद्रथ हुआ था। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध को भी कृष्ण के आदेश पर भीम ने मारा था। ये हम पढ़ चुके हैं, वो महाभारत काल की बात थी। लेकिन जो वास्तविक स्थापक है इसके हर्यक वंश पर, वो है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में इसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, और उदयन के बाद में नागदशरथ। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक था हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशरथ था। नागदशरथ को इसके सेनापति ने, इसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसको मारकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग के बाद में कालाशोक हुआ था, और कालाशोक के बाद में महानंदन या नंदीवर्धन हुआ था। इस महानंदन या नंदीवर्धन के बाद में नंद वंश का उदय हुआ। इस महानंदन को महापद्म नंद ने मारकर मगध पर नंद वंश की स्थापना की थी। इस नंद वंश में कुल 9 शासक हुए थे, इस वजह से इसको नवनंद भी कहा जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो मगध है इसमें महापद्म नंद हुआ था। कौन सबसे जो पहला शासक था वह था महापद्म नंद, और जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। घनानंद के टाइम पर विदेशी आक्रमण हुए थे। किसका? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम ये देख चुके हैं अजातशत्रु के टाइम पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये अपना शिशुनाग वंश था, इसमें कालाशोक के टाइम पर द्वितीय बौद्ध सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। ये कब हुई थी? ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये महापद्म नंद है, इसका समकालीन था दोस्तों कौन? एक व्याकरणाचार्य थे जो आपने बहुत पढ़ा होगा, पाणिनि। पाणिनि। तो पाणिनि किसके समकालीन था? क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा महापद्म नंद। ये नंद वंश में जो महापद्म नंद था उसका समकालीन था कौन? पाणिनि। अब हमने देखा कि ये घनानंद के टाइम पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन था इसके टाइम पर? सिकंदर। सिकंदर ने आक्रमण किया था। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं ये विदेशी आक्रमण हुए थे जो सबसे पहले किए थे ईरानियों ने। ईरानियों में हकमानी जो वंश था, हकमानी वंश में दारा प्रथम ने प्रथम मतलब सफल आक्रमण किया था। और दारा जो प्रथम था किसका पुत्र था? यह साइरस। किसका? साइरस। सही कर रहे हैं इसको, ये साइरस का पुत्र था। दारा प्रथम ने प्रथम सफल आक्रमण किया। इससे पहले साइरस ने भी किया था, लेकिन इसका आक्रमण असफल था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नंद वंश, जो ईरानी वंश था, हकमानी वंश था ईरानियों का, उसमें जो अंतिम शासक था दारा थर्ड। दारा थर्ड की जो हत्या किसने की? सिकंदर ने। सिकंदर ने इसकी हत्या करके इसके यहाँ पर यूनानी भारत में आ गए। यूनानियों का आक्रमण हुआ। विदेशी आक्रमण में हम पढ़ते हैं सबसे पहले ईरानी आए, ईरानियों के बाद में यूनानी आए। यूनानियों ने दारा थर्ड को हरा के यूनानी वंश का यूनानी आक्रमण या फिर यूनानी शाखा का आरंभ किया। तो किसने किया? सिकंदर ने। सिकंदर किसका पुत्र था? सिकंदर सन ऑफ फिलिप द्वितीय। वह मकदूनिया का शासक था कौन? फिलिप द्वितीय। सिकंदर का जो भारत में अंतिम यवन छत्र था वह था पाइथन। कौन था दोस्तों? पाइथन। अब हम देखते हैं इनके बाद में जो मगध है इस पर स्टार्ट होता है। मगध पर शासन, मगध पर जो सीएम है इसने चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को वहां से भगा दिया था। तो मगध पर अब किसका शासन हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। कैसे? इसने घनानंद को वहां पर मगध में हत्या कर दी थी, और मगध पर फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आज वापस स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हमने दोस्तों पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे बिंदुसार। जो बिंदुसार का शासनकाल था दोस्तों वह था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। प्रारंभ समय में चाणक्य। दोस्तों इसमें मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, जहां समझाने की बात आएगी वह मैं आपको समझाऊंगा, और जहां आपके लिखने की बात होगी उसको आप इसको एक बार समझते रहे, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने नोट्स बना लें। बिंदुसार, इसका जो शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में कौन? बिंदुसार आया था। चंद्र बिंदु। तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार आया। प्रारंभिक समय में चाणक्य बिंदुसार के पीएम हुआ करते थे। जो प्रारंभिक समय था उसमें चाणक्य था, जो बिंदुसार का पीएम था कौन था? चाणक्य था। लेकिन इस चाणक्य की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद में जो दूसरा पीएम बनता है वह बनता है राधागुप्त।
तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है कि बिंदुसार का प्रारंभिक पीएम कौन था, तो चाणक्य था। बाद में कौन बना, तो राधागुप्त बना। ठीक है, अगला देखते हैं। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जिसका प्रधान क्या कहलाता था, खल्लाटक। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मौर्य वंश में सबसे, जो प्राचीन वंश पढ़ते हैं उसमें सबसे इंपोर्टेंट है मौर्य वंश, क्योंकि यही सबसे ज्यादा विस्तृत है और इसमें ही जो राज व्यवस्था पूछी जाती है वह इसी से पूछी जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खल्लाटक किसे कहते थे, तो खल्लाटक कहते हैं कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जिसका जो प्रधान था, प्रधान को बोलते थे खल्लाटक, प्रधान को बोलते थे खल्लाटक। बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ये देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में इसके अंतिम समय में तक्षशिला, ये हम पढ़ चुके हैं। तक्षशिला कहाँ है, तक्षशिला कहाँ है, ये आपने देखा था, जहां पर आम्बी ने समर्पण किया था, वह कहाँ का शासक था, तक्षशिला का शासक था। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसे दबाने के लिए सर्वप्रथम अशोक, सर्वप्रथम किसको भेजा, अशोक, बिंदुसार का बेटा कौन, अशोक, व बाद में अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम का जो आक्रमण, जो सुसीम गया था, यह असफल हुआ उसको दबाने में, और जो अशोक था यह इसको दबाने में सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन सा शासक किस वंश का अनुयायी था। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये है दोस्तों सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ये है चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त था, जो सीएम साहब थे अपने, वो थे जैन धर्म के अनुयायी, और जैन धर्म में भी ये भद्रभाव के साथ में कर्नाटक, श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो जैन धर्म में दिगंबर शाखा के अनुयायी थे। क्यों, क्योंकि ये भद्रभाव, दिगंबर शाखा के प्रवर्तक कौन थे, भद्रभाव के साथ में श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो चंद्रगुप्त किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के। बिंदुसार किसके अनुयायी थे, बिंदुसार थे दोस्तों आजीवक धर्म के, बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे। ये आजीवक धर्म किसे कहते हैं, आजीवक धर्म दोस्तों उसे कहते हैं कि जो नियति में विश्वास रखते हैं, मतलब कि जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकली विश्वास बिलीव करते थे उनको बोलते थे आजीवक धर्म। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो था मोगली पुत्र। ये देखें, आजीवक धर्म का संस्थापक था मोगली, ये आता गा, मोगली पुत्र गौसाल। मोगली पुत्र गौसाल किस धर्म का संस्थापक था, आजीवक धर्म का। तो बिंदुसार को देखा, बिंदुसार आजीवक धर्म का है, और जो अशोक है, अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म का हो गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया था बाद में। तो ये देखें, अशोक जो था यह 2 धर्मों का अनुयायी था, प्रारंभ में शैव धर्म का और बाद में बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं अशोक के बारे में। ये हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक एवं 269 ईसा पूर्व तक 232 ईसा पूर्व तक, एक तो है इसने 41 वर्ष शासन किया और एक 37 वर्ष शासन किया। ये कैसे किया कि इसके जो प्रारंभ के 4 वर्ष थे, 273 से 269, वह संघर्ष में चले गए। उत्तराधिकार का जो संघर्ष था उसमें ही निकल गए थे, इसलिए इसका जो वास्तविक, जो हम कहें तो शासन था, वो 269 से था। लेकिन अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वास्तविक पूछे तो 269 से, और प्रारंभ कहां से पूछे तो 273 तक। जैसे ये बात है दोस्तों, ये है अशोक। तो इसने 4 साल तक तो इसने बस में बैठने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो ये था 73। इस यहाँ पर इस बस में आते आते इसको हो गए 269। तो समझ गया, तो इसने जो स्टार्टिंग की थी वो तो की थी 73 से, लेकिन वास्तविक जो है बस में कब बैठा था, 269, यानी कि गद्दी पर कब बैठा है, 269 में। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। जो अशोक का पिता था बिंदुसार, और अशोक की माता का नाम था धम्मा। धम्मा को ही हम सुभद्रांगी, जनपद कल्याणी या वनदेवी भी कहते हैं। धम्मा चंपा की ब्राह्मण की पुत्री थी। धम्मा कहाँ की पुत्री थी, कहाँ के राजा की पुत्री थी, जो धम्मा थी दोस्तों, यह है चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। तो हम देखें कि अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, इसकी माता का नाम था धम्मा, जिसको सुभद्रांगी, जनपद कल्याणी या हम वनदेवी भी कहते हैं। राजा बनने से पहले जो अशोक था, राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का प्रांतपाल था। ठीक है, राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का प्रांतपाल था। उज्जैन का प्रांतपाल था। शासक बनने से पूर्व इसने खर्च व नेपाल विजय कर चुका था। यह खर्च जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में, माउंटेन जो है अपना हिमालय, उसके तराई क्षेत्र में। शासक बनने से पहले अशोक खर्च व नेपाल विजय कर चुका था।
और शासक बनने से पहले यह उज्जैन का प्रांतपाल हुआ करता था। आजीवक मुनि पिंगल वत्स जीवक जीव ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक एक यहाँ का जो मगध का शासक बनेगा। ये देखिए आजीवक मुनि ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक जो है यह शासक बनेगा। ये किसने भविष्यवाणी की थी? पिंगल वत्स जीव ने। आजीवक मुनि था पिंगल वत्स जीव, जिसने भविष्यवाणी की थी कि अशोक अब शासक बनेगा। यह टोटल 101 भाई हुआ करते थे, 101। अशोक ने इनमें से 99 को सल्टा दिया, अपने एक खास भाई था उसी को इसने छोड़ा था। तो ये देखें, अशोक के शासन काल को 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। राज्याभिषेक से लेके 12 वर्ष तक, राज्याभिषेक से लेके 12 वर्ष तक। इसका राज्याभिषेक हम कहें तो 73 और 69, तो उससे 12 वर्ष तक। फिर हम पढ़ेंगे 13 वर्ष से 27वें वर्ष तक, और फिर हम पढ़ेंगे 28वें वर्ष तक, वर्ष से 41वें वर्ष तक। ये हम क्यों पढ़ते हैं कि शुरुआत में तो हम अशोक को चंडाशोक या कामाशोक कहते थे। चंडाशोक क्यों कहते थे? क्योंकि इसने अपने 99 भाइयों को सल्टा दिया था, यानी कि बहुत ही क्रूर हुआ करता था। और जो अशोक था दोस्तों, बहुत ही मतलब क्रूर था। तो एक बार क्या हुआ कि यह अपने महल के सामने होकर गुजर रहा था, तो इसकी क्रूरता को देखकर एक रानी हंस गई। इस रानी को देख के दूसरी रानी हंस गई। तो पूरा जो इनका राजभवन था उसमें सभी रानियां हंस गई। कितनी रानियां थी इसमें? 500 रानियां थी। तो अशोक ने गुस्से में आकर इन 500 रानियों का कत्ल करवा दिया। तो इसलिए इसको चंडाशोक भी कहते हैं। इसको कामाशोक भी कहते हैं। कामाशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने कई शादियां की थी एवं इसकी कई संतानें थी। और क्या था? और यह पूरे दिन काम में लगा रहता था। ठीक है, इसलिए इसको कामाशोक भी कहते थे। फिर हम, ये तो हो गया दोस्तों 12 वर्ष तक ये जो क्रूर हुआ करता था। 12 वर्ष के बाद में हम देखते हैं 13 वर्ष से लेके 27वें वर्ष तक इसने धम्माशोक को फॉलो किया। यानी कि यह एक, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, एक कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो शुरुआत में तो ये चंडाशोक कहलाया, बाद में धम्माशोक कहलाया। ठीक है, धम्माशोक क्यों कहलाया? क्योंकि लोगों की ये बाद में भलाई करने लग गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब इसने देखा कि बहुत सारा खून बह चुका है, बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है, तो इसका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको आगे पढ़ूंगा। अभी आप देखेंगे 13 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक इसको धम्माशोक कहा गया। देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, देव नाम प्रिय, इन दोनों का अर्थ है देवताओं का प्रिय। फिर हम देखेंगे इसका जो तीसरा पार्ट पढ़ेंगे 28वें वर्ष से 41वें वर्ष तक, ये अज्ञात है एकदम। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राज्य, अब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, राज्याभिषेक से लेके 12वें वर्ष तक। अशोक ने अपना प्रथम राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में करवाया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसने जो स्ट्रगल किया था 273 ईसा पूर्व से, और वास्तविक 269 में यह बन गया था। तो अशोक ने अपना प्रथम राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में करवाया था। सेंगली अनुश्रुति, सेंगली मैंने आपको बताया था श्रीलंका का एक द्वीप है। तो सेंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, उनको सल्टा दिया था। 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया था। 269 ईसा पूर्व में बढ़िया एक टिकट लेके बस में बैठ चुका था। ठीक है, इसने केवल अपने एक भाई को छोड़ा था, वह इसका सगा भाई था, उसका नाम था तिस्य। क्या नाम था? तिस्य या तिस्य। अशोक ने अपने सिर्फ एक भाई को छोड़ा था, तिस्य या तिस्य, बाकी के 99 को इसने सल्टा दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में, इसलिए इसको चंडाशोक कहा गया। प्रारंभिक समय में अशोक कुरूप था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रारंभिक समय में अशोक कुरूप था, यानी कि मुंह एकदम खराब सा था, जिसको देख के किसी को भी हंसी आ जाए। रानियां हंस गई, रानियों को सल्टा दिया। ये देखें, प्रारंभिक समय में अशोक कुरूप था। कुरूपता के मजाक उड़ाए जाने के कारण, कुरूपता के मजाक उड़ाए जाने के कारण अपने रनिवास की 500 रानियों को मौत के घाट इसने उतार दिया था। चीनी यात्री फायान एवं हेनसांग के अनुसार, चीनी यात्री फायान एवं हेनसांग के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना की थी। इस नरक में क्या करता था कि यह लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देता था। उन यातनाओं को देख के यह खुश हुआ करता था, इस वजह से भी इसको चंडाशोक कहा गया है। तो इसके 3 कारण थे, अपने भाइयों को सल्टाया, 500 रानियों को सल्टाया, अपने उस पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना की थी जिसमें इसको बड़ा आनंद मिलता था लोगों को सजाए देकर। यह क्या करता था वहां जहां लोगों को अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, इसलिए दोस्तों यह चंडाशोक कहलाया। ठीक है, अपने विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
अपने विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि विधिवत का हुआ था 269 में, 269 माइनस 8 यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। 261 ईसा याद रखें इसको, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए व इतने ही बेघर हो गए। इन समस्त कारणों से अशोक को प्रारंभिक समय में चंडाशोक कहा गया। इसके टोटल 4 कारण थे। पहला कारण 99 भाइयों को सल्टाया, दूसरा 500 रानियों को सल्टाया, तीसरा क्या इसने नरक की स्थापना की हुई थी, और चौथा क्या था कलिंग युद्ध में इसने लाखों लोगों की हत्याएं की थी। तो इस कारण इसको चंडाशोक कहा गया था। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। कलिंग युद्ध, अब हम देखते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। यह दोस्तों अपना एक भारत का मैप है, इंडिकेशन। इसको देखें, मैंने एक ये भारत का मैप बनाया है। यह कलिंग के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी थोड़ा ये देखेंगे हम। जो अशोक है इसका शासन दोस्तों यहाँ पर झेलम नगर, यहाँ झेलम नदी है, यहाँ पर इसने श्रीनगर बसाया था, एक शहर बसाया था। यहाँ पर श्रवण बेलगोला, एसबीजी का मतलब है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर दोस्तों मगध था, इस मगध के नीचे था कलिंग, मगध के नीचे ही था कलिंग। मगध के नीचे कलिंग था और वह एक स्वतंत्र राज्य था। कौन था? स्वतंत्र राज्य था। और यहाँ पर एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जो विदेशों से व्यापार हुआ करता था दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देशों से व्यापार हुआ करता था तो इस बंदरगाह के थ्रू हुआ करता था। तो कलिंग पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? एक तो यह कि कलिंग, अशोक ने पूरे भारत को जीत लिया था, यहाँ श्रवण बेलगोला जीत लिया, यहाँ पर इसका राज्य था जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत तक, काबुल कंधार तक इसका राज्य था। लेकिन पड़ोसी तो कह देते हैं कि तेरा सब जगह राज्य, लेकिन तू कलिंग को नहीं जीत पाया। ऐसा क्या कारण है कलिंग में? ऐसा कौन सा शक्तिशाली राज्य है कलिंग कि तो उसको जीत नहीं पा रहा है? तो यह बात जो है इसको अखर गई। दूसरी बात इसके जो थी वह यह भी थी कि जो सारे विदेश के जो व्यापार हुआ करते थे वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से हुआ करते थे। तो इन सभी कारणों से इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था इसका जो रास्ता था वह यहाँ होकर जाया करता था। बीच में कौन पड़ता था? कलिंग पड़ता था। इसलिए इसने सोचा कि इसको जीत लिया जाए तो सारा रास्ता अपना हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर एक यह भी कारण था कि जो अशोक था यह रोजाना ब्राह्मणों को दान किया करता था। इस वजह से जो मगध साम्राज्य इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और इस कलिंग में हाथी दांत का उस टाइम व्यापार हुआ करता था। इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, सुदृढ़ थी। तो इसने सोचा कि इस पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया जाए तो मगध का भी उत्थान हो सकता है, आर्थिक रूप से मगध भी समृद्ध हो सकता है। तो यह सब कारण थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अशोक ने यहाँ आक्रमण करने से पहले इसने जब देखा कि यहाँ बहुत सारी लाशें बिक चुकी हैं, जब आक्रमण किया तो बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, यह यहाँ खड़ा होकर हंस रहा था। यह जो अशोक था यहाँ पर खड़ा होकर हंस रहा था। इसने सोचा कि सारे सैनिक मर चुके हैं और मैं कलिंग को जीत चुका हूं। तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है, तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है। यह बच्चा क्या कहता है कि अशोक अभी तो मैं जिंदा हूं, अपने इस खुशी की जो कहें तो जश्न मत मनाओ। तुम कैसे राजा हो? इन सभी लोगों को मार के तुम खुशी मना रहे हो? लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। क्या एक राजा का गुण यही होता है? इस बच्चे की इतनी सारी बातें सुनकर अशोक का जो मन है वो पिघल जाता है और इसके हाथ से यह जो तलवार है छूट जाती है। यह अशोक इस जो बच्चा है इसके चरणों में बैठ जाता है। इस यहाँ से अशोक का जो मन है वह परिवर्तित हो जाता है। तो कलिंग की यह कहानी होती है, नरसंहार हो चुका होता है, एक बच्चा आता है जिसकी बातें सुनकर अशोक का मन पिघल जाता है और यह उसके चरणों में बैठ जाता है। फिर इस बच्चे से यह दीक्षा लेता है। इसको हम आगे देखते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में लड़ा। 269 माइनस 8 यानी कि अपने विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा। उल्लेख, इसने कलिंग युद्ध लड़ा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक ने स्वयं अपने 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन आ जाए कि कलिंग जो युद्ध है इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे हम देखते हैं। अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था कलिंग का युद्ध। यहाँ पर इसका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर यह प्रबंध करता है कि अब इसके बाद में मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा,
एवं सब जो भी काम करूंगा वह जन कल्याणकारी काम करूंगा। इसने अपने शासन के जितने भी मार्ग थे, रास्ते थे, सभी जगह छायादार पौधे लगाए, कुएं खुदवाए राहगीरों के लिए, जिससे वो प्यासे नहीं रहे, धूप में वो पेड़ों के नीचे छाया में बैठ सके। फिर यह एक तरीके से परोपकारी प्रवृत्ति का हो गया था, इसलिए इसको धम्म अशोक कहा गया है। ठीक है, पहले चंडाशोक कहा गया था और 13वें वर्ष के बाद में इसको धम्माशोक भी कहा गया था। यह देखते हैं अशोक के जीवन में अंतिम युद्ध था यह, इसलिए रणघोष के स्थान पर, रणघोष यानी कि युद्ध, रण यानी कि रण क्षेत्र होता है जहाँ युद्ध किया जाता है, इसलिए रणघोष के स्थान पर धम्म घोष यानी कि धर्म किया जाए, धम्म घोष का अनुसरण किया। कलिंग युद्ध के क्या क्या कारण थे यह देखें हम कि कलिंग युद्ध, मैंने आपको बताया कि कलिंग एक स्वतंत्र था। पड़ोसियों ने कहा कि यह स्वतंत्र क्यों है, क्या यह आपसे ज्यादा शक्तिशाली है जो आप इसको नहीं जीत पा रहे हो? तो यह बात जो है अशोक को लग गई और इसकी स्वतंत्रता कलिंग का ही खतरा बन गई। कलिंग की स्वतंत्रता को देखते हुए अशोक ने इसके ऊपर आक्रमण किया। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। कलिंग हाथी दांत व्यापार व कपड़ा व्यापार में आत्मनिर्भर था। यह व्यापारिक दृष्टिकोण से विकसित था। जो कलिंग था दोस्तों, यहाँ पर हाथी का व्यापार, हाथी दांत का व्यापार हुआ करता था एवं कपड़ा का व्यापार हुआ करता था, जिससे यह आत्मनिर्भर था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, यानी कि विकसित था। ठीक है, इस विकसित अवस्था में था। तीसरा कारण है दोस्तों कि कलिंग पर अधिकार कर लेने से, अशोक को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सीधे व्यापारिक मार्ग पर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बंदरगाह था, यहाँ पर देखिए एक बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, बीच में कलिंग आ रहा था, तो इसने सोचा कि इसको जीतने के बाद तो अपना रास्ता सीधा हो जाएगा, तो ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था। कलिंग पर अधिकार कर लेने से अशोक को दक्षिण पूर्वी, यानी कि ये देखें, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी, ये पूर्व है इधर और इधर दक्षिण है। मैंने आपको एक दिन कोण बताए थे कुछ, VINA, ठीक है, तो उसमें ये कौन सा है, आग्नेय कोण, VINA फॉर आग्नेय कोण, यानी कि दक्षिण पूर्वी। तो उसको छोड़ें, कभी मैं आपको स्पेशल बताऊंगा उसको। कलिंग पर अधिकार कर लेने अशोक को यहाँ पर डायरेक्ट क्या मिली, यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच मिल गई, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ सीधे व्यापारिक मार्ग का अधिकार मिल रहा था। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक था नंदराज, जिसने अशोक के पिता का अपमान किया था। कलिंग का राजा कौन था, नंदराज, जिसने अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक का पिता था बिंदुसार का अपमान किया था। अतः वह अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता था। इस वजह से भी उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये कई सारे थे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, अशोक की स्वतंत्रता ही उसका खतरा बन चुकी थी। जो कलिंग था यह आर्थिक रूप से समृद्ध था। कलिंग के शासक नंदराज ने अशोक के पिता बिंदुसार का अपमान किया था। यह 4 कारण थे कलिंग पर आक्रमण के। यह आपको, जैसे कि आप RS के एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में आ सकते हैं कि कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे, तो कलिंग पर आक्रमण के 4 कारण थे। क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक को प्रारंभ काल में चंडाशोक क्यों कहा गया, तो उसके भी 4 कारण थे। क्वेश्चन आ जाए कि अशोक को धम्माशोक क्यों कहा गया, हृदय परिवर्तन हो गया, फिर इसने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष को फॉलो किया। आगे हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए। क्यों बनाए, लोगों के कल्याण के लिए। कलिंग युद्ध के बाद में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ भी चुका है कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने 2 प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की। पहला था उत्तरी केंद्र और दूसरा था दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र है धौली या तौसली। धौली तौसली क्या था कि कलिंग की राजधानी तौसली को बनाया। जो कलिंग है जीतने के बाद में कलिंग की राजधानी तौसली को बनाया था एवं वहां का जो प्रशासन था वहीं के राजकुमार को सौंप दिया। ठीक है, यह तो था उत्तरी केंद्र धौली या तौसली एवं दक्षिणी केंद्र में जोगढ़ या संपा केंद्र बनाया गया। ठीक है, उत्तरी केंद्र हो गया दोस्तों धौली या तौसली और दक्षिणी केंद्र जोगढ़ या संपा। इनको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। अगला देखें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में कि कल्याण की राज तरंगणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया था। मैंने आपको बताया था कि ऊपर जम्मू कश्मीर में जो है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर एक नगर की स्थापना की थी।
वह किसने की? अशोक ने की थी। कहाँ की थी? झेलम नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। आगे देखिए, कल्हण के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में। फिर देखें, सारनाथ लेख के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललित पाटन या देव पाटन नामक नगर की स्थापना की थी। क्या है कि सारनाथ लेख के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललित पाटन या देव पाटन नामक नगर की स्थापना की थी। केवल असम या कामरूप भी अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बाकी पूरा कहें तो पूरा भारत इसका साम्राज्य बन चुका था। यह कलिंग को भी जीत चुका था। सिर्फ एक ही नहीं था, वो कौन सा था? वह कौन सा था? असम या कामरूप। असम या कामरूप ही अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बाकी सभी तो संपूर्ण भारत अशोक का साम्राज्य बन चुका था। आगे हम देखते हैं अशोक व बौद्ध धर्म। अशोक व बौद्ध धर्म, ये ज्यादा डार्क हो गया, देख नहीं रहा, कलर चेंज करते हैं। अशोक व बौद्ध धर्म। अशोक ने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद में धम्मा अशोक को फॉलो किया। यह देखें, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के? दीप वंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक बालक ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहां से प्राप्त की? बौद्ध धर्म के अनुसार दीप वंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहां से प्राप्त की थी? निग्रोथ नामक बालक से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। यह निग्रोथ कौन था? निग्रोथ था दोस्तों सुसीम का पुत्र माना जाता है, और ये अशोक का बड़ा भाई था। अशोक का बड़ा भाई सुसीम का पुत्र था निग्रोथ से अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये हम पढ़ चुके हैं, दीप वंश व महावंश के अनुसार अशोक ने निग्रोथ नामक एक बालक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दूसरा है दिव्य अवदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। एक तो हो गया निग्रोथ सुसीम का पुत्र, और दूसरा हो गया दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध से। किससे? एक तो निग्रोथ से, दूसरा उपगुप्त नामक बौद्ध से इसने अशोक धर्म की जो दीक्षा ली थी। तीसरा है मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर वह पूर्णतः अशोक बन गया था। मोगली पुत्र तिस्त यह आजीवक धर्म का भी संस्थापक था, यह हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो हम देखते हैं कि मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर वह पूर्णतः बौद्ध हो गया था। इसी की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। हम दो पढ़ चुके थे दोस्तों, उसका हमने आज सबसे पहले रिवीजन करवाया था, इसीलिए करवाया था कि हम पिछली चीजें वापस भूल न जाए। पहली भी थी दोस्तों अजात शत्रु के टाइम पर। यह देखें दोस्तों, पहली भी थी अजात शत्रु के टाइम पर 487 ईसा पूर्व में राजगीर की सातकर्णी गुफा में। दूसरी भी थी कालाशोक के टाइम पर 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और तीसरी अब हम देख रहे हैं अशोक के टाइम पर तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों यह वीडियो लंबी हो सकती है, आप इसको अगर आप परेशान हो गए हो तो 3 पार्ट में बना सकते हैं। हमें दोस्तों कोर्स कंप्लीट करना है और समझाना भी है, तो आप इसको आधी समझ लें, आधी लिख लें, फिर बाद में लिख लें। ऐसे नहीं है कि ज्यादा लंबी वीडियो छोड़ दें, पार्ट कर सकते हैं आप इसके। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सुविधा के लिए ही मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पूरा कंटेंट एक जगह मिल सके। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ये देखिए दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसी की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, हमने देखा राजगीर की सातकर्णी हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध की यात्रा की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष किसकी यात्रा की थी? तो आंसर है अपना बौद्ध गया।
अशोक ने 3 लोगों से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। पहला था निग्रोध, दूसरा अवगुप्त और तीसरा है मौग्लिपुत्र। ठीक है। और इसने 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की थी, जबकि 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। आगे देखें, लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त घोषित किया इसने। जब 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की, ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे इसका जो प्रशासन था उसमें, लेकिन यहाँ पे भी देखें इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे तो याद होते रहेंगे, वरना आप इन चीजों को लिखते रहेंगे, रिपीट नहीं करेंगे तो आपको ये चीजें कभी याद नहीं होंगी। इसको अभी शुरुआत में जब आप इसको लिख रहे हैं, आप शुरुआत में इसको पढ़ रहे हैं, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर इसको रिपीट करें। आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आसानी से याद हो सकती है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये इतिहास है, आपको रटना ही पड़ेगा। मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आप जब इसको 5-6 दिन बाद मतलब रिपीट नहीं करोगे तो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से भूल सकते हो। इसलिए रिवीजन जरूरी है। मैं इस चीज को आपसे बार बार कहता हूँ, आपकी 10-20 सेकंड खराब भी करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ, आप इनको रिपीट करें किसी भी तरीके से। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से इसने मुक्त कर दिया। लुम्बिनी ग्राम की इसकी यात्रा 20वें वर्ष की थी, इसको धार्मिक कर से मुक्त कर दिया एवं भूमि कर को इसने आधा कर दिया। 1/4 का आधा 1/8, समझ लो, आधा करना तो जानते होगे, 1/4 की जगह 1/8। ठीक है। इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, देख लेना कि ये आधा कैसे हुआ, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे। भूमि कर को इसने आधा कर दिया था, और यह जानकारी रोमेन देई, जो इसने भूमि कर को आधा कर दिया, वहां का जो धार्मिक कर था लुम्बिनी ग्राम का, वह माफ कर दिया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो यह जानकारी रोमेन देई अभिलेख में मिलती है। मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है? वह मिलती है रोमेन देई से। ठीक है। तो रोमेन देई से हमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं भाब्रू बैराट का अभिलेख। ये हम दोस्तों पढ़ चुके थे, कैप्टन बर्ट ने इसकी बैराट वहां पर इसकी खोज की थी। तो देखें इंपॉर्टेंट है, भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में यह क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हम जब देखते हैं दोस्तों, एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, तो उसमें से चाहे कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, उसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं, बशर्ते हमें याद होना चाहिए। ठीक है। यह हमें किस तरीके से याद होना चाहिए? यह हमें इस तरीके से याद होना चाहिए कि 1 से 5 के बीच में कितनी संख्या आती है। तो आप कह सकते हैं कि 2, 3, 4, 3 संख्याएं आती हैं बीच में, और 1 से 5 तक टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है। इसका मेरा समझाने का मतलब है कि आपको यह पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए, और आप इसको एक कहानी की तरह कंठस्थ कर भी सकते हो। तो इसको आप अच्छी तरीके से रटें, जिससे कि क्वेश्चन कैसा भी बने आप इसका आंसर दे सको। रटने का तरीका कैसा होना चाहिए समझ गए? गिनतियों की तरह, फिंगरप्रिंट्स पर। तो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में अशोक बौद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करता है। यह कौन से शिलालेख में है? तो यह है दोस्तों भाब्रू बैराट यानी कि विराटनगर, जयपुर। तो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में अशोक जो है बौद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है। अगला देखें दोस्तों, यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? भाब्रू बैराट का लघु शिलालेख। इस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध ग्रंथों का अंकन करवाया है। जो भाब्रू बैराट का शिलालेख है दोस्तों, इसमें अशोक ने बौद्ध ग्रंथों का अंकन करवाया है। इसकी खोज दोस्तों कैप्टन, इसको हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो आप आगे से आगे जवाब देंगे। इसकी खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी, और वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। कलकत्ता संग्रहालय में इसको रखा गया वर्तमान में। मार्च के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। यह कौन से शिलालेख में कहा गया है? तो यह कहा है मास्की के लघु शिलालेख में कहा गया है। और अशोक ने हमको स्वयं पूर्ण बौद्ध कहा है, पूर्ण रूप से आस्था व्यक्त की है, तो वह व्यक्त की है भाब्रू बैराट के शिलालेख में। ये देखें, मास्क के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की के लघु शिलालेख में। अशोक के पुत्र थे दोस्तों। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर श्रीलंका, टहनी के साथ में कहा था, श्रीलंका के शासक
श्रीलंका का एक शासक था, तिष्य के दरबार में भेजा था। तिष्य के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। इसको दोबारा देखें। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को एक बोधि वृक्ष था जिसकी एक टहनी लेकर श्रीलंका के शासक तिष्य के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। अगला देखते हैं दोस्तों कि अशोक इन दोनों को ताम्रलिप्ति बंदरगाह, अशोक जो था महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां तक छोड़ने गया था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था, उसका एक कारण था क्या? ताम्रलिप्ति बंदरगाह को हासिल करना। तो अशोक इन दोनों को श्रीलंका के लिए जो रास्ता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गया था। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वह है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, आगे देखें। श्रीलंका के शासक तिष्य, श्रीलंका का शासक था तिष्य, जिसको इस तिष्य को भी हम देवनाम प्रिय बोलते हैं और अशोक को भी देवनाम प्रिय बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि अशोक के अलावा और किस शासक को हम देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर होगा श्रीलंका का एक शासक था तिष्य, तिष्य को भी हम देवनाम प्रिय के नाम से जानते थे। तो श्रीलंका के शासक तिष्य ने अपने भतीजे अरिट्ठा, श्रीलंका का एक शासक था दोस्तों अरिट्ठा को अशोक के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, श्रीलंका का शासक था तिष्य जिसको देवनाम प्रिय कहते थे, इसका भतीजा था अरिट्ठा जिसको अशोक के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। आगे देखें अशोक का धम्म, यह धम्म क्या है दोस्तों? इसने धम्मघोष की घोषणा की थी। तो हम देखते हैं कि अशोक का जो धम्म है यह क्या है। तो ये हम देखते हैं कि अशोक अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए, अशोक अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए यानी कि उनमें परोपकार की भावना विकसित करने के लिए जो संहिता, जो नियम बनाए गए थे, जो संहिता, जो नियम प्रस्तुत किए, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। यानी कि अशोक ने अपनी जनता में नैतिकता का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए कहें तो एक नियमावली बनाई थी, नियम बनाए थे, उन नियमों को क्या कहा गया? धम्म। तो धम्म कहा गया नियमों को, नैतिकता के नियमों को धम्म कहा गया। आगे हम देखते हैं उल्लेख। इसका जो उल्लेख है कहां से मिलता है कि अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा, धम्म का जो उल्लेख है वो कहां मिलता है? अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा, ये देखिए राहुलोवाद सन, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा, आप में से एक बंदा है राहुल, उस राहुल के ऊपर है राहुलोवाद सन से ली है, जिसका उल्लेख वह अपने दूसरे व सातवें स्तंभ में करता है। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय का भाग है। ये जो राहुलोवाद सन है दोस्तों, ये राहुलोवाद सन, यह बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय का एक भाग है। दोबारा देखें इसको कि अशोक का जो धम्म है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक का जो धम्म है इसकी परिभाषा मिलती है दोस्तों हमें बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के एक भाग राहुलोवाद सन, बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय का एक भाग राहुलोवाद सन से धम्म की जो परिभाषा है वो ली गई है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है दूसरे एवं सातवें स्तंभ में करता है। कौन? अशोक। ठीक है, इसकी परिभाषा, ये इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पहली बात तो लिखा क्या है, इसको याद करो तो ठीक है, एक जानकारी के तौर पे आप लिख लें, पढ़ोगे जब अपने आप याद हो जाएगा। हालांकि ये पूछेगा नहीं 99% तो एग्जामिनर कि ये क्या था, क्या लिखा था। तो क्या लिखा था दोस्तों देखें, धम्म साधु कियम च धम्मति। इस धम्म साधु का मतलब है कि धम्म साधु यानी कि अच्छा है, धम्म अच्छा है, कियम च धम्मति, कियम यानी कि क्या है, च धम्मति यानी कि धम्म। दोबारा कह रहा है कि धम्म क्या है। पहली बार तो कहा इसने धम्म साधु यानी कि धम्म अच्छा है, फिर कहता है कि कियम च धम्मति, धम्म क्या है। आगे क्या कहता है, यह हो गई फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में क्या कहता है कि उपासनवे बहुकायने शचि। उपासनवे का अर्थ है पापों से मुक्ति, बहुकायने का अर्थ है दोस्तों बहुत से लोगों का कल्याण, और सची का मतलब है सत्यता, यानी कि पापों से मुक्ति, बहुत से लोगों का कल्याण, और सची यानी कि सत्यता। उपासनवे बहुकायने शचि, शौचय का मतलब है शुद्धता, और माधवे का मतलब है मधुरता यानी कि वाणी की मधुरता, साध्वे यानी कि व्यवहार की साधुता, माधवे यानी कि मधुरता, साध्वे यानी कि साधुता, च यानी कि ही साधुता, ये च धम्मति यानी कि ही धम्म है, यानी कि पापों से मुक्ति, बहुत से लोगों का कल्याण, सत्यता, शुद्धता, वाणी की मधुरता, व्यवहार की शुद्धता ही धम्म है।
धम्म अच्छा है, धम्म क्या है, तो धम्म क्या है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अशोक का उपासक, जो अशोक उपासक था दोस्तों वह किसका था, यह बौद्ध धर्म का उपासक था। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का उपासक था और यह प्रारंभ में शैव धर्म का भी अनुयायी था, मैंने पढ़ाया आपको। अशोक के धम्म का मूल क्या है, अशोक का जो धम्म है इसने धम्म घोष की स्थापना की थी, धम्म घोष को फॉलो किया था। कब किया था, कलिंग युद्ध के बाद में यह धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था, लोगों का कल्याण करता था। तो अशोक का जो धम्म है उसका जो मूल है लोक कल्याण। अशोक का जो धम्म है वह क्या है, लोक कल्याण के लिए नियमों का जो संकलन है वही धम्म है। तो धम्म का मूल क्या है दोस्तों, धम्म का मूल है लोक कल्याण। भारत का प्रथम ऐसा शासक, भारत का प्रथम ऐसा शासक जिसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अशोक ने पाटलिपुत्र में नरक की स्थापना की, अपने भाइयों को मारा, रानियों को मारा, कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा। तो पहले तो ये चंडाशोक था, लेकिन बाद में धम्माशोक हो गया। धम्माशोक कैसे हो गया कि बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और ये बहुत ही कल्याणकारी हो गया था। इसने अपने मंत्रियों को आदेश दे रखा था कि चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे कहीं सभा में बैठा हूँ, चाहे मैं अपने राजभवन में बैठा हूँ, आप मुझे किसी, अगर कोई बंदा आ गया मेरे दरबार में किसी सहायता के लिए, तो आप मुझे तुरंत प्रभाव से सूचित करोगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना कल्याणकारी बन चुका था कलिंग युद्ध के बाद में। इसका जो हृदय परिवर्तन है वह किस लेवल तक हो चुका था। तो यह प्रथम शासक ऐसा शासक था जिसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में, ये देखिए हमने इसका पढ़ा था कि एक तो शासन से लेके 12वें वर्ष तक, फिर हम पढ़ते हैं 13वें से लेके आगे। तो 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की। अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं अशोक ने युक्त, रजक व प्रादेशिक को आदेश दिया कि प्रत्येक, ये देखिए अशोक ने ये तीन जो थे उसके मंत्री कह सकते हैं, युक्त, राज्य व प्रादेशिक को आदेश दिया कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की जाए। वहीं इसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट मैं लिख चुका हूं। अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की और अशोक ने युक्त, राज्य व प्रादेशिक को आदेश दिया। क्या आदेश दिया था कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की जाए, प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की जाए। वहीं तक्षशिला व उज्जैन में प्रति तीसरे वर्ष, यानी कि बाकी का जो साम्राज्य था उसमें तो 5वें वर्ष, और जो स्पेशल दो थे, अब इसके जो शासन जो जिस पे किया था इसने, दो प्रदेश थे तक्षशिला व उज्जैन, उसमें प्रति तीसरे वर्ष धम्म यात्रा की बात इसने कही है। तो इसने 3 लोगों को नियुक्त किया था, युक्त, राज्य व प्रादेशिक। इन तीनों को इसने आदेश दिया था कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की जाए, जबकि तक्षशिला व उज्जैन में प्रति तीसरे वर्ष धम्म यात्रा की जाए। इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि अशोक की रानियां, अशोक की दोस्तों 5 रानियां होती हैं। पहली है आसिंद मित्रा, इसकी यह प्रथम रानी थी, प्रथम पटरानी। अशोक की प्रथम पटरानी थी आसिंद मित्रा। दूसरी थी तिसा राखा या तिस्य रक्षिता। इसने क्या किया दोस्तों, कुणाल को अंधा कर दिया था, इसने अपने पुत्र कुणाल को अंधा कर दिया था। और सेकंड पटरानी, जो पहली तो थी असिंद मित्रा, दूसरी थी अशोक की पहली असिंद, ए फॉर अशोक, ए फॉर असिंद। तो अशोक की पहली असिंद थी, दूसरी थी तिसा राखा। ठीक है, तिसा राखा तिक्ष रक्षिता, इसने कुणाल को अंधा कर दिया था, और तिसा राखा तिक्ष रक्षिता दूसरी इसकी पटरानी थी। आगे हम देखते हैं पद्मावती का पुत्र था कुणाल। पद्मावती के पुत्र कुणाल को किसने अंधा कर दिया था, पद्मावती के पुत्र को तिसा राखा ने अंधा कर दिया था। मैंने अभी बताया कि तिसा राखा ने अपने पुत्र कुणाल, तिसा राखा का अपना पुत्र नहीं था कुणाल, अपने पुत्र को कौन अंधा करता है, कोई नहीं करता। बाय मिस्टेक स्पोकन, गलती से मैंने कह दिया था, इसको त्रुटि को सुधार करें। तिसा राखा ने पद्मावती के पुत्र कुणाल को अंधा कर दिया था। पहली रानी थी आसिंद, दूसरी तिसा राखा, तीसरी पद्मावती का पुत्र था कुणाल को तिसा राखा ने अंधा कर दिया था। आगे देखते हैं हम, चौथी रानी है देवी।
चौथी रानी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कि अशोक के पुत्र थे महेंद्र एवं संघमित्रा। इसने बोधि वृक्ष की टहनी लेकर श्रीलंका के तीसरे इस शासक था उसके दरबार में भेज दिया था। तो जो महेंद्र एवं संघमित्रा थे दोस्तों, वह किसके पुत्र थे? तो महेंद्र एवं संघमित्रा थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे और यह देवी के पुत्र थे। यानी कि ये दोस्तों धर्म का प्रचार करने गए, धर्म यानी कि देवताओं का प्रचार करने गए, तो देवताओं का प्रचार करने गए तो देवी के पुत्र हुए। यानी कि अशोक की रानी देवी के पुत्र थे महेंद्र एवं संघमित्रा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसकी छठवीं रानी है, इसकी जो छठवीं रानी है दोस्तों वह है कारुवाकी। क्या नाम है? कारुवाकी या चारुवाकी। अभिलेखों में सिर्फ इसी का उल्लेख मिलता है। इस कारुवाकी का पुत्र है दोस्तों तीवर। यह देखते हैं हम कि अभिलेखों में एकमात्र पत्नी कारुवाकी का ही उल्लेख मिलता है। अशोक की एकमात्र रानी थी दोस्तों कारुवाकी, जिसका अभिलेखों में सिर्फ एकमात्र रानी का उल्लेख मिलता है। वह रानी कौन सी है? कारुवाकी। ठीक है। अन्य रानियों को तो आपने कहा कि सर अन्य रानियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहीं किता कहीं अपने आप ही तो नहीं बताया? नहीं, अन्य रानियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अन्य रानियों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ महावंश व दिव्यावदान। अभिलेखों में तो सिर्फ एक का ही मिलता है, जबकि बौद्ध ग्रंथ महावंश ये ग्रंथ है दोस्तों दो, महावंश व दिव्यावदान, जिसमें अन्य रानियों का भी उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं कि वायु पुराण के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल जो था वो शासक बना। कुणाल का पुत्र था दशरथ और दशरथ का पुत्र था संप्रीति। तो वायु पुराण के अनुसार अशोक की मृत्यु होनी थी, तो अशोक की मृत्यु के बाद में कौन? कुणाल, चंद्र बिंदु अशोक। ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल शासक बना। कुणाल का पुत्र था दशरथ, दशरथ का पुत्र था संप्रीति। याद करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया था कि हम तीन तो याद कर चुके हैं, चंद्र बिंदु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तो हमें रट चुके हैं। लेकिन इनके बाद में कौन आया? आप में से 99% को नहीं पता। तो अशोक के बाद में कुणाल, अशोक का पुत्र कुणाल, कुणाल का पुत्र दशरथ और दशरथ का पुत्र संप्रति। ठीक है। तो वायु पुराण के बाद में, वायु पुराण के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद में कुणाल शासक बना। कुणाल को इसको अंधा करवा दिया था किसने? एक रानी थी तिसारा का, जिसने इसको अंधा करवा दिया था। कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार जालौक अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया था। तो कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार, इसको इंपोर्टेंट है दोस्तों कि किसके अनुसार? कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार जालौक, यानी कि जालौक कश्मीर का शासक बना। कश्मीर का शासक कौन बना? जालौक। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य का है जो पतन हो चुका था, एवं पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना, पश्चिमी भाग का संप्रति बना। ये दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि कुणाल के बाद में तो दोस्तों इसका लगभग कहें तो इसका जो है पतन हो चुका था, लेकिन छोटे मोटे शासक बनते रहे। कुणाल के बाद में दशरथ, दशरथ के बाद में संप्रति। तो पूर्वी भाग में तो था दशरथ, पूर्वी भाग में तो था दशरथ व पश्चिमी भाग में था संप्रति। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या 185 या 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी तथा मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आया था हर्यक वंश, सबसे पहले आया था दोस्तों हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था नंद वंश, फिर मगध पर जो हम पढ़ रहे हैं मगध पर फिर आया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद में आया था शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद में आया शुंग वंश। ये तो हमें अच्छी तरीके से याद ही हो चुके हैं, हंसना मना है उस वाली ट्रिक से। अब इस मौर्य वंश के बाद में जो आया था वह आया था शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद में कौन आया था? शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और हम कहें तो मगध पर सर्वप्रथम कौन था? वो भी कौन था? बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध की हत्या किसने की? भीम ने की थी, कृष्ण के आदेश। ये दोस्तों महाभारत टाइम की बात थी कि इस बृहद्रथ ने 99 राजाओं को बंदी बना लिया था, और ये सोच रहा था कि 100 राजाओं को बंदी बनाते ही मैं संपूर्ण जगत का शासक बन जाऊंगा। तो वहां पर
श्री कृष्ण ने भीम को भेजा इसकी किसकी हत्या करने के लिए, भरतरथ की हत्या करने के लिए। भरतरथ जो था, भीम क्या करता है, भरतरथ को दो टुकड़े करता और इनको फेंक देता। भरतरथ में एक ऐसी शक्ति थी कि ये वापस जुड़ जाता। तो श्री कृष्ण ने इसको आदेश दिया कि आप जो है ऐसे मत फेंको, इनको जो इसके पार्ट है इनको उल्टा कर दो, यानी कि लेफ्ट वाला इधर ऐसे कर दो इस तरीके से, जिससे कि ये वापस नहीं जुड़े। इस तरीके से यह एक कथा है महाभारत टाइम की, इस तरीके से भरतरथ की हत्या हुई थी। तो हमने देखा कि मगध पर सर्वप्रथम भरतरथ आया था और मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतरथ था। इसकी भरतरथ की हत्या किसने की थी लास्ट में, पुष्यमित्र सोंग ने। और गुजरात में गिरनार में एक झील का निर्माण भी पुष्यमित्र, एक पुष्यमित्र था, उसने वहां पर निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये कहें तो मौर्य वंश के जो शासक है वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारी आरएस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, यानी कि वहां का प्रशासन। यहाँ तक तो सभी याद करते हैं, आपको भी याद करना है नहीं है तो, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं कि वहां से आगे, इस मौर्य वंश से आगे इसका प्रशासन कैसा था, प्रशासन का नियंत्रण कौन करता था, वहां पर जो एक इकाई है उसके इकाई को नियंत्रण करने वाले को क्या कहा जाता था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वह हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें, रिविजन करते रहें और बाकी का हम देखते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।